नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग सीटेट के रिगार्डिंग में भाषा शिक्षण को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 में अर्थात अगर 1 to 5 की अगर बात करें तब या 6 to 8 की बात करें तब सभी में 30 नंबर के सवाल हिंदी से पूछे जाते हैं। लेकिन उस हिंदी में आपको 2 पार्ट बटा हुआ रहता है। जैसा कि हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हिंदी में 2 पार्ट बटा हुआ रहता है। सबसे पहला जो 15 नंबर वाला जो पार्ट है वो हमारा तथ्यात्मक प्रश्नों का होगा, जिसमें गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। 8 नंबर का आपको गद्य से सवाल पूछा जाएगा और 7 नंबर का आपको पद्यांश से सवाल पूछा जाता है। अर्थात ये इसको हम लोग तथ्यात्मक प्रश्न के अंतर्गत में रखते हैं। लेकिन अगर वहीं 15 नंबर की बात करें तो 15 नंबर पूरे भाषा शिक्षण से ही सवाल आते हैं। अर्थात आपके लिए कहीं ना कहीं ये भाषा शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भाषा शिक्षण के अंतर्गत में जो आज का हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम। तो आज हम लोग भाषा अधिग्रहण एवं अर्जन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि एक भाषा अधिग्रहण कहे तब या अर्जन कहे तब दोनों बात सेम ही है। और भाषा अधिगम को हम लोग लैंग्वेज लर्निंग के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे और उसे हम लोग लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे। यहां से सवाल आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए, हमको यह समझना है कि आखिर भाषा अधिग्रहण होते क्या है और भाषा अधिगम होते क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन and what is meaning of language learning and what difference between language acquisition and language learning, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाषा अधिग्रहण क्या है या भाषा अर्जन क्या है। अधिग्रहण और अर्जन दोनों नाम एक ही है। तो सबसे पहले आपको हम एक नॉर्मल सा आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए कि ये बालक जो आपको दिख रहा है, बालक हो या बालिका हो, अब कोई भी बच्चा, छोटा से छोटा जो बच्चा होता है वो किसी समाज में जन्म लेता है। मतलब उसका अपना एक समाज रहता है। जहां भी वह जन्म लेता है तो उसका एक अपना समाज रहता है। मतलब कि ये अगर हम इस बालिका का बात करें तो इसका भी यह जहां जन्म ली होगी तो इसका एक अपना क्या रहा होगा, एक अपना समाज रहा होगा और उसी समाज में यह जन्म ली होगी। तो ऑब्वियसली समाज में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए जहां पर यह जन्म ली है तो वहां पर इसके चाचा होंगे, चाची होगी, उसके बाद मम्मी होंगे, पापा होंगे, दादा होगी, दादी होगी और समाज के अगल बगल के लोग होंगे। सिंपल सी बात। अब देखिए, जन्म लेने के बाद जो 5 वर्ष तक, अर्थात यहां पर लिखा हुआ है कि वर्ष 1 2 3 4 5 साल तक समाज के द्वारा ऑटोमेटिक रूप से जो भाषा बच्चे सीखते हैं वो हमारा भाषा अधिग्रहण कहलाता है। मतलब कि अगर उसको हम भाषा अधिग्रहण कह दे तब या भाषा अर्जन कह दे तब। बस सिंपल सी बात आपको यह समझना है कि जब बच्चे किसी भी समाज में जन्म लेते हैं और वहां पर जो भी लोग मौजूद है, उसके पापा मम्मी, उसके दादा दादी, अंकल आंटी और समाज और अगल बगल के लोग, वहां पर उस परिवेश में जो भाषा बच्चे ऑटोमेटिक रूप से जो सीख जाते हैं उसे हम लोग भाषा अधिग्रहण के नाम से जानेंगे, उसे हम लोग भाषा अर्जन के नाम से जानेंगे। अब सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए, 1 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को कोई भाषा सिखाता नहीं है। नॉर्मल सी बात है, वह समाज में ऑटोमेटिक रूप से भाषा को वह सीख लेता है, सुनकर सीखता है, अनुकरण कर सीखता है। तो जो सुनकर सीखना, अनुकरण करके सीखना और ऑटोमेटिक रूप से उसको सीखना, जो भाषा को उन्होंने ग्रहण किया वही हमारा भाषा अर्जन कहलाया, वही हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाया। अब नॉर्मल सी बात, इसमें यह बात कहा गया है कि भाषा खुद ही सीखना, मतलब कि भाषा अधिग्रहण के अंतर्गत में जो बच्चे होंगे भाषा को खुद ही सीख लेंगे। मतलब कि कहीं भी उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रूप से भाषा को सीख लेंगे। और तीसरा पॉइंट इसमें कुछ कहा गया कि समाज में भाषा सीखना, और वहां पर जो उसका समाज होगा वहां से जो बच्चे भाषा सीखेंगे वो किसके अंतर्गत में आएगा, भाषा अधिग्रहण और भाषा अर्जन के अंतर्गत में आएगा। तो इतना तो आपको याद हो ही गया होगा कि जहां पर बच्चे जन्म लेंगे, जो उसका परिवेश रहेगा, समाज रहेगा, वहां पर बच्चे जो ऑटोमेटिक रूप से भाषा को सीखेंगे वो हमारा भाषा अधिग्रहण या अर्जन के अंतर्गत में आ जाएगा। मतलब कि 5 साल तक जो बच्चा भाषा अपने आप बिना सिखाए सीख लेगा उसे हम लोग भाषा अधिग्रहण या अर्जन के अंतर्गत में रखेंगे। अब हमारे सामने आता है भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग किसे कहेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें अंतर है। अगर यहां पर हम लोग लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो यहां पर देखिए, भाषा अधिग्रहण में अभी हमने आपको बताया कि यहां पर बच्चे समाज के द्वारा भाषा सीखते हैं, लेकिन यहां पर ऑटोमेटिक रूप से समाज के द्वारा भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि इनको सिखाया जाएगा।
और सिखाने का एक निश्चित स्थान होगा। और निश्चित स्थान का मतलब क्या, स्कूल, मतलब कि उस स्कूल में जब बच्चा जाएगा तो वहां पर एक निश्चित परिवेश उसको मिलेगा, एक निश्चित स्थान मिलेगा, निश्चित टाइम पीरियड होगा। मतलब कि आप यह कह सकते हैं कि बच्चे औपचारिक रूप से भाषा को सीखेंगे, और औपचारिक रूप से भाषा सीखना ही हमारा भाषा अधिगम के अंतर्गत में आएगा, लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत में आएगा। इसीलिए यहां पर लिखा गया वर्ष 1, 2, 3, 4, 5, जब 5 साल का बच्चा हो जाएगा तब उसका कक्षा 1 में एडमिशन हो जाएगा। और कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि कक्षा 1 से जो वह भाषा को सीखना प्रारंभ किया वह हमारा भाषा अधिगम कहलाया, वह हमारा लैंग्वेज लर्निंग कहलाया। लेकिन बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक तो भाषा नहीं सीखेंगे, मतलब कि एक स्कूली परिवेश में फॉर्मल रूप से बच्चे को भाषा सिखाया जाएगा। तो वहां पर जो बच्चे को फॉर्मल रूप से बच्चा को भाषा जो सिखाया जाएगा वह हमारा भाषा अधिगम कहलाएगा। क्लियर हुआ, लैंग्वेज लर्निंग कहलाएगा। ठीक है, अर्थात इसमें हम लिखे हुए कि बच्चा को क्या किया जाता है, भाषा सिखाया जाता है। थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा, यहां पर बच्चे ऑटोमेटिक भाषा को सीखते हैं, लेकिन यहां पर क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। क्लियर। यहां पर एक और बात कहा गया कि नियमबद्ध तरीके से सीखना, मतलब कि अगर आपसे पूछे कि नियमबद्ध तरीके से बच्चे भाषा कहां सीखते हैं तो आप कहिएगा लैंग्वेज लर्निंग में सीखते हैं, क्योंकि भाषा अधिग्रहण में कोई नियम नहीं होता है। अब बच्चे समाज में जब बच्चे भाषा सीखते हैं ऑटोमेटिक रूप से, तो वहां पर उसका कोई नियम होगा क्या कि हाँ मम्मा कहना है, पापा कहना है, चाचा कहना है, अंकल कहना है, आंटी कहना है, तो वहां पर कोई नियम हम लोग कर देगा कि इस नियम के थ्रू तुम सीखो। लेकिन जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको नियम के द्वारा सिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए क ख ग सिखा दिया तो फिर उसके बाद में उसको च छ ज सिखाना है। ठीक है, ए के बाद में बी आता है, बी के बाद में सी आता है। ठीक है, तो इस तरह से एक नियम प्रक्रिया के थ्रू बच्चों को सिखाया जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा भाषा अधिगम, वो हो जाएगा हमारा लैंग्वेज लर्निंग। इसीलिए यहां पर नियमबद्ध तरीके से सीखना, मतलब बच्चे जब नियमबद्ध तरीके से सीखेंगे तो भाषा अधिग्रहण नहीं होगा, वह होगा भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग। ऑटोमेटिक रूप से जहां बच्चे भाषा सीखेंगे वो होगा हमारा भाषा अधिग्रहण या अर्जन, और जहां पर बच्चे को एक नियम के थ्रू बच्चे को भाषा सिखाया जाएगा वो होगा हमारा भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग। क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ चीजें और आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की कुछ मुख्य बातें हैं, तो उस मुख्य बातों को हम आपको समझाते हैं कि वो क्या। तो अब हम लोग भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम के अंतर को समझ लेते हैं कि आखिर इसमें दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले आपको हम ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि यह सहज और स्वाभाविक होता है। सहज और स्वाभाविक का मतलब आराम से बच्चे सीख लेते हैं, ऑटोमेटिक रूप से सीख लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि बच्चे समाज में भाषा सीखते हैं, उसको कोई सिखाने वाला नहीं रहता है, तो वो किसके अंतर्गत में आता है, भाषा अधिग्रहण के अंतर्गत में आता है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि यह सहज और स्वाभाविक होता है, मतलब नॉर्मल होता है, बच्चे आसानी से इसको सीख लेते हैं, ऑटोमेटिक रूप से बच्चे इसको सीख लेते हैं। लेकिन इसके बारे में क्या कहा गया है, भाषा अधिगम के बारे में क्या कहा गया है कि यह प्रयास पूर्ण होते हैं, अर्थात जब तक बच्चे इसमें प्रयास नहीं करेंगे तब तक उसे भाषा का ज्ञान नहीं होगा, निश्चित रूप से। इसीलिए यहाँ पर प्रयास पूर्ण की बात की गई है कि बच्चे जब तक प्रयास पूर्ण नहीं होंगे सीखने के लिए तब तक उसमें भाषा अधिगम का ज्ञान नहीं होगा। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसे प्राकृतिक भाषा कहेंगे। नेचुरल होता है, समाज में जब बच्चे भाषा सीख रहे हैं तो उसको कोई सिखाने वाला नहीं है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से बच्चे भाषा सीख लेते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि इसे प्राकृतिक भाषा कहेंगे। लेकिन इसे क्या कहेंगे, अप्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक न हो, मतलब कि क्या हुआ, अप्राकृतिक। यह भाषा जो होता है यह कृत्रिम भाषा होता है, बच्चों को सिखाया जाता है, इसीलिए इसको अप्राकृतिक कहा गया है। लेकिन इसको प्राकृतिक क्यों कहा गया कि नेचुरली बच्चे क्या करते हैं, समाज में अपने मम्मी पापा, चाचा चाची और समाज के लोगों से बच्चे भाषा को सीख लेते हैं, तो इसीलिए इसे प्राकृतिक कहा गया। और इसे अप्राकृतिक कहा गया, मतलब प्रकृति के द्वारा वो नहीं सीखा है, सिखाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यहां पर यह अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल, ठीक है, और औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल। तो यहां पर आपको समझना है, अनौपचारिक का मतलब ये हुआ, इनफॉर्मल का मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी भी समय
किसी भी स्थान पर अगर बच्चे भाषा सीख लेंगे वह अनौपचारिक होगा। जैसे आप एजुकेशन के बारे में भी जानते होंगे कि एजुकेशन 3 प्रकार के होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। तो वैसे ही भाषा के बारे में, तो आप एजुकेशन जब लेते हैं तो अनौपचारिक रूप से कौन सा एजुकेशन होता है, अनौपचारिक रूप से कौन सा एजुकेशन होता है, तो उसी तरह भाषा के संदर्भ में तो यह अनौपचारिक भाषा है। मतलब कि यहाँ पर सीखने का कोई इसका स्थान निहित नहीं होता है, कोई इसका समय निहित नहीं होता है। जैसे आप एक उदाहरण दे रहे हैं, समाज में अगर बच्चे, आपके घर में छोटे बच्चे जब जन्म लिए हैं तो आप उसको मम्मी या पापा कहना जब सिखाते हैं तो क्या उसका टाइम को निर्धारित करते हैं क्या कि 8 से 9 बजे सुबह में मम्मी पापा जल्दी सीखेगा, लेकिन शाम को 6 से 7 में जब बच्चों को सिखाना प्रयास करेंगे तो वह लेट से सीखेगा? ऐसा तो नहीं होता है। मतलब कि आप बच्चों को सोते समय भी रटा सकते हैं, बोलो बेटा मम्मा, बोलो बेटा पापा, ठीक है। आप जो है जगते समय भी यह बात कह सकते हैं। मतलब क्या, कभी भी, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर। तो वो क्या हो गया, हमारा अनौपचारिक हो गया। मतलब कि कभी भी, किसी भी, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, ना कोई स्थान फिक्स है, ना कोई जगह फिक्स है, ना कोई टाइम पीरियड फिक्स है। तो उसमें जो बच्चे को भाषा सिखाया जाएगा वो हमारा कौन सा होगा, किसके अंतर्गत में आएगा, भाषा अर्जन के अंतर्गत में आएगा। क्लियर। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यह औपचारिक होगा। अब स्कूल में जब बच्चे जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका एक टाइम पीरियड होगा। मतलब कि उसका टाइम पीरियड का कहने का मतलब एक निश्चित स्थान भी होगा। स्कूल तो अब रोज रोज बदलते नहीं रहेगा। मतलब स्कूल जहां होगा एक दिन, वहीं पर जहां पर होगा वहां पर स्थापित होगा, तो प्रत्येक दिन वहां पर एक टाइम के हिसाब से आपको जाना होगा। 10 से 4 वहां पर क्लास चलेगा, 2 से 3 में आपको हिंदी वाले सर आएंगे और वो आपको भाषा को सिखाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, एक निश्चित स्थान रहेगा, एक निश्चित जगह रहेगा, एक निश्चित टाइम पीरियड रहेगा, एक निश्चित सिलेबस रहेगा, पाठ्यक्रम रहेगा। तो उसके अंतर्गत जो बच्चे भाषा सीख रहे हैं वो किसके अंतर्गत में आ गया, वो भाषा अधिगम के अंतर्गत में आ गया। क्लियर। इसीलिए कहा गया कि यह औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, लेकिन यह क्या होता है, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर कहा गया कि यह घरेलू भाषा के वातावरण पर लागू होगा। घरेलू भाषा के बारे में हमने अभी बताया, घरेलू भाषा के वातावरण पर, मतलब घरेलू भाषा को हम एक तरह से मातृभाषा भी कह सकते हैं, मदर टंग भी कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भाषा अधिग्रहण जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं घरेलू भाषा के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मतलब कि अगल बगल में कैसा भाषा बोला जा रहा है तो उसके ऊपर उसका भाषा अधिग्रहण सीखना कहलाएगा। ठीक है। लेकिन अगर भाषा अधिगम की बात करें तो यहां पर मातृभाषा से अन्य भाषा की ओर लागू होता है। यह जो है मातृभाषा से अन्य भाषा की ओर लागू होता है। अब यहां पर एक मातृभाषा को उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए मातृभाषा कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन मनोविज्ञान में यह बात कहा गया है कि हमेशा बच्चों के मातृभाषा को हमको क्या देना है, प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है। जैसे सपोज डेट हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को जो है मम कहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पानी को मम कहते हैं। जो बच्चे जब मम कहते हैं तो ऐसा नहीं कि बच्चे जब मम कह रहे तो उसको हम बोलेंगे नहीं कि तुम मम क्यों कह रहा है, ठीक है। लेकिन मम जब वह बच्चा कहेगा तो हम उसको पानी देंगे, और पानी देने के साथ साथ उसके कान के पास जरूर यह बात बोलेंगे कि बेटा इसको हिंदी में पानी कहते हैं और इसको इंग्लिश में वाटर कहते हैं। ठीक है। ये नहीं कहना है कि मम नहीं कहना है, ठीक है, मम कहो, लेकिन इसको हिंदी में हम पानी कहेंगे और इंग्लिश में वाटर कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये मातृभाषा से अन्य भाषा की तरफ ले जा रहे हैं आप। मातृभाषा से, मदर टंग से एक मानक भाषा की तरफ आप ले जा रहे हैं। मतलब अगर वह जिंदगी भर मम कहेगा तब तो दिक्कत है, लेकिन अगर वह स्कूली परिवेश में आकर के जब मातृभाषा का प्रयोग करा तो वहां पर दिक्कत नहीं। एक टीचर का परम कर्तव्य बनता है कि उसको मातृभाषा से अन्य भाषा की तरफ, मतलब कि एक ऑथेंटिक भाषा की तरफ उसको कैसे लेकर जाना है, ये आपका निर्भर करता है, आप पे निर्भर करता है। तो ये किसके अंतर्गत में होता है, भाषा अधिगम के अंतर्गत में होता है। क्लियर। यहां पर बात क्या गया, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर कि यह नियमों पर आधारित नहीं है। जब समाज में बच्चे भाषा सीखेंगे तो वहां पर कोई नियम या कानून होगा क्या। अभी हमने बताया कि रात को सिखा दीजिए, सुबह में सिखा दीजिए, कभी भी किसी भी समय कोई भी सिखा सकता है, तो वहां पर कोई नियम लागू नहीं होता है। लेकिन वहीं स्कूल में जब जाएंगे तो वहां पर एक नियम पर आधारित होता है। मतलब यह नियमबद्ध प्रक्रिया के थ्रू चलता है, कौन, भाषा अधिगम। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि इसमें लिखित कौशल का विकसित होंगे। मतलब इसमें जो है हमारा बच्चों का राइटिंग स्किल डेवलप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका मौखिक कौशल विकसित होता है। ठीक है। यहाँ पर आप जो है ध्यान रखेंगे कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिखे है कि यह नियमों पर आधारित नहीं है, लेकिन इसमें आप एक पॉइंट जोड़ लीजिएगा कि यह नियम पर आधारित है। मतलब यह नियम के थ्रू चलता है। क्लियर।
अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें मौखिक कौशल विकसित होते हैं। बच्चे का जो है इसमें कौन सा कौशल विकसित हुआ? मौखिक कौशल। क्योंकि बच्चे तो अभी हम आपको बताया कि 1 से 5 साल के बीच में है, तो 5 साल के बीच में लिखना तो चालू नहीं करेंगे, वो बोलना और सुनना चालू करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसका मौखिक कौशल इसमें विकसित हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में जब जाएगा स्कूल में, तो ऑटोमेटिक वो 5 साल से ज्यादा हो गया रहेगा। तो वहां पर क्या होगा कि वह जो है लिखित कौशल को विकसित करेगा। मतलब कि अधिगम के अंतर्गत में वह राइटिंग स्किल को क्या करता है? डेवलप करता है। ठीक है। और यहां पर एक और पॉइंट लिखा है कि इसमें प्रयास और अभ्यास पर बल दिया जाता है। अगर बच्चे प्रयास नहीं करेंगे, अगर बच्चे अभ्यास नहीं करेंगे, तो कहीं से भी वह भाषा अधिगम को नहीं सीख पाएंगे। मतलब कि ये इसमें यह बात कहा गया है कि यह प्रयास पूर्ण है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप भाषा अधिगम को नहीं सीख पाएंगे। क्लियर हुआ? तो यहां पर आपको निश्चित रूप से भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम के अंतर को भी आप समझ गए होंगे। एक नॉर्मल सी बात आपको याद रखना है कि जो समाज में बच्चे भाषा सीखेंगे ऑटोमेटिक रूप से, वो आपका हो जाएगा भाषा अधिग्रहण या अर्जन। और जो एक नियम के थ्रू औपचारिक रूप से, अप्राकृतिक रूप से एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित निर्धारित समय में जो बच्चे भाषा सीखेंगे, वो हो जाएगा हमारा भाषा अधिगम। और जो हम आपको अंतर स्पष्ट किए, उस अंतर के माध्यम से आपको डीपली जानकारी हो भी गया होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।